हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नई और खौफनाक कहानी में। यह कहानी सच्ची घटना पे आधारित है। यह कहानी एक रात की है जब एक ट्रेन सुनसान रास्ते से गुजर रही थी। ट्रेन का नाम था काल रात्रि एक्सप्रेस और इसे लोग अक्सर अशुभ मानते थे। माना जाता था कि रात में इस ट्रेन में सफ़र करने वाले लोगों के साथ अजीब और गरीब घटनाएं होती थी। उस रात ट्रेन के डिब्बे लगभग खाली थे। केवल कुछ ही यात्री थे जो अलग अलग कोनों में बैठे हुए थे। रात का समय था और ट्रेन जंगलों के बीच से गुजर रही थी। अचानक ट्रेन के डिब्बे की लाइट टिमटिमाने लगी। एक यात्री रोहित जो खिड़की के पास बैठा था, अचानक खिड़की के बाहर अजीब सी परछाइयाँ देखने लगा। वह पहले तो सोचने लगा कि शायद उसकी नज़रों का धोखा है, लेकिन परछाइयाँ धीरे धीरे ट्रेन के साथ चलने लगी। रोहित को बेचैनी होने लगी। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति उसके सीट के पास आकर खड़ा हो गया। उसका चेहरा पीला था और आंखों में गहरा डर था। वह बड़बड़ाते हुए कहने लगा, इस ट्रेन में कुछ है, कुछ भयानक, इसे रोको वरना कोई नहीं बचेगा। रोहित ने उसे गंभीरता से नहीं लिया और सोचा कि वह सिर्फ पागल है। लेकिन जैसे ही ट्रेन एक पुराने पुल के पास पहुंची, एक जोरदार चीख सुनाई दी। पूरे डिब्बे में हड़बड़ाने लगे। रोहित ने देखा कि वह बूढ़ा व्यक्ति गायब हो चुका था। फिर ट्रेन के अंदर अचानक ठंडक फैल गई। सीटों के बीच से किसी अदृश्य चीज की आवाजें आने लगी, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे डिब्बे के अंदर चल रहा है। रोहित ने देखा कि उसकी बगल में सीट की बैठी महिला अचानक बेहोश हो गई और उसके चेहरे पर गहरे डर की छाप थी। अचानक ट्रेन में लगे सारे दरवाजे और खिड़कियां खुद ब खुद बंद होने लगे और रोहित को महसूस हुआ कि ट्रेन अब किसी अनजान दिशा में जा रही है। ट्रेन की खिड़कियों के बाहर देखने पर उसे दिखा कि अब कोई जंगल था, बल्कि चारों ओर सिर्फ काले धुएं का अंधकार फैला हुआ था। ट्रेन अब कहीं नहीं रुक रही थी। रोहित को एहसास हो गया कि यह कोई आम ट्रेन नहीं थी। यह ट्रेन उन लोगों के जा रही थी जो अपने जिंदगी में कुछ छिपी हुई गलतियों के बोझ से बंधे हुए थे। यह कहानी उन्हें एक ऐसी जगह ले जा रही थी जहां से कभी लौट कर नहीं आता। रोहित अब एक गहरी चिंता में था। उसे नहीं पता था कि वह उस ट्रेन में कैसे निकलेगा। ट्रेन के अंदर की आवाजें और भी तेज होने लगी। तभी ट्रेन अचानक एक झटके से रुक गई। रोहित ने देखा कि वह फिर से उसी पुराने स्टेशन पर रुका था जहां से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी। लेकिन स्टेशन खाली था और ट्रेन में बैठे सारे लोग गायब हो चुके थे। रोहित हल्का बल्का सा स्टेशन पर खड़ा था। ट्रेन के डिब्बे खाली थे और स्टेशन पर ना कोई व्यक्ति था, ना कोई आवाज। पूरी जगह पर एक अजीब सा सन्नाटा फैला था। उसकी घड़ी भी बंद हो चुकी थी और उसने सोचा नहीं था आ रहा था कि वह कितने समय तक इस ट्रेन में था। अचानक रोहित को अपने पीछे की सीट के पास चलने की आहट सुनाई दी।
वह जल्दी से पलटा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वह धीरे धीरे स्टेशन के प्लेटफॉर्म के बाहर की ओर चलने लगा। जैसे ही उसे स्टेशन का गेट पार किया, उसे सामने एक पुराना बोर्ड दिखा जिस पर लिखा था काल रात्रि स्टेशन, मृत आत्माओं का ठिकाना। रोहित के पैर कांपने लगे। यह नाम उसने पहले कभी नहीं सुना था। तभी उसने देखा कि स्टेशन के बाहर एक पुरानी टूटी फूटी टैक्सी थी। उसे अब बस एक ही ख्याल आ रहा था, यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना। वह टैक्सी की तरफ बढ़ा और दरवाजा खटखटाने लगा। अंदर एक अंधेर उम्र का ड्राइवर बैठा था, जिसने बिना कुछ कहे दरवाजा खोला। रोहित घबराहट में बैठ गया और बोला, मुझे शहर तक छोड़ दो जल्दी। ड्राइवर ने धीरे टैक्सी चलाई और बिना कुछ बोले आगे बढ़ने लगा। रास्ता काफी सुनसान था और चारों ओर घना अंधकार फैला हुआ था। रोहित ने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन रास्ता उसे अजीब लग रहा था, मानो टैक्सी किसी अंतहीन मार्ग पर चल रही हो। वह डर से कांपने लगा। ड्राइवर ने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? यह रास्ता तो शहर का नहीं है। ड्राइवर ने अचानक मुस्कुराते हुए आईने में रोहित की ओर देखा और उसकी मुस्कान ने एक अजीब डरावनी चमक निकली। तुम यहाँ से कभी नहीं निकल सकते, रोहित, उसने धीमे लेकिन ठंडे स्वर में कहा। काल रात्रि एक्सप्रेस से सफर करने वाले कभी वापस नहीं जाते। रोहित का चेहरा सफेद पड़ गया था। तुम कौन हो और तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो? उसकी आवाज कांप रही थी। ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस टैक्सी और तेजी करने लगा। रोहित ने महसूस किया कि टैक्सी अब जमीन से ऊपर उठ रही थी। चारों ओर की सड़कों और पैरों की जगह अब सिर्फ अंधेरे से डूबा हुआ एक अनजान शून्य था। वह जितना ज्यादा चिल्लाता, उतनी ही तेज आवाजें उसकी कानों में गूंजने लगती। फिर अचानक टैक्सी रुक गई। रोहित ने चारों ओर देखा। वह किसी अजीब जगह पर था। एक विशाल दरवाजा उसके सामने खुला, जिसके पीछे एक पुरानी हवेली थी। हवेली की खिड़कियों के सफेद रोशनी छन रही थी, लेकिन वहाँ का वातावरण सही नहीं था। ड्राइवर ने दरवाजा खोला और धीरे से बोला, यह तुम्हारा अंतिम ठिकाना है। तुम यहाँ से कभी कोई नहीं ढूंढ पाएगा। रोहित धीरे धीरे उस हवेली की ओर बढ़ने लगा। उसके कदम भारी हो रहे थे और दिल में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या वह सच में कभी इस भयानक यात्रा के बाहर नहीं निकल पाएगा, या यह उसकी जिंदगी का अंत था। आखिरकार हवेली का दरवाजा जोर से खुला और एक चीख ने पूरे अंधेरे को चीर दिया। रोहित की चीख के साथ ही हवेली के अंदर अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। जैसे ही वह दरवाजे के अंदर कदम रखता, उसे सामने एक बड़ा हॉल दिखाई देता।
है जो पुरानी लकड़ी के फर्नीचर और अजीब दिखने वाले खिलौने से भरा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यहाँ खिलौने क्यों रखे हुए हैं और उन पर पुरानी धूल की मोटी परत जमी थी। जैसे ही वह हॉल के बीच में पहुंचा, अचानक सारे खिलौने हरकत में आ गए। कुछ कठपुतलियां खुद से हिलने लगी और एक पुराना गुड्डा सीधा खड़ा हो गया। उसकी आंखों में डरावनी चमक थी, मानो वह रोहित को घूर रहा हो। रोहित एक कदम पीछे हटा, लेकिन तभी एक खिलौना कार तेजी से उसकी ओर दौड़ी और उसके पैरों से टकरा गई। रोहित गिर पड़ा और उसकी नज़र एक पुराने बॉक्स पर पड़ी जो खुद ब खुद खुलने लगा। उसका बॉक्स के अंदर से एक जोकर जैसी आकृति बाहर निकली जिसकी हंसी बहुत ही भयानक थी। वह धीरे रोहित से और बढ़ने लगा। तुम इस जगह से बाहर नहीं जा सकते, उसने गहरे स्वर में कहा। यहाँ जितने भी खिलौने हैं वो उन लोगों की आत्माओं से बने हैं जिन्होंने इस हवेली में कदम रखा था। रोहित की सांसें तेज हो गई। उसे अब एहसास होने लगा था कि यह कोई सामान्य जगह नहीं है। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, दरवाजा बंद हो गया और दीवारों पर लटके हुए पुराने गुड्डे उसकी ओर देखने लगे। हर तरफ से खिलौने उसकी ओर बढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर भयानक मुस्कान थी। तभी एक छोटा सा बच्चा जैसा खिलौना उसके पास आकर रुका और धीमे स्वर में बोला, तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का एक ही तरीका है। तुम्हें उन आत्माओं की मदद करनी होगी जो इस घर में फंसी हुई हैं। वे तुम्हारे साथ तब तक रहेंगी जब तक तुम उन्हें आजाद नहीं कर देते। रोहित ने दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके पास अब कोई और विकल्प नहीं था। मैं कैसे उनकी मदद कर सकता हूँ? उसने घबराते हुए पूछा। बच्चा जैसे बोलने लगा, यहाँ हर खिलौने एक आत्मा का प्रतीक है। तुम उन खिलौनों की कहानियों को समझना होगा और उनका असली रूप ढूंढकर उन्हें शांति दिलानी होगी। लेकिन ध्यान रखना, वक्त बहुत कम है। अगर तुम समय पर नहीं कर पाए तो तुम भी इस घर का हिस्सा बन जाओगे। रोहित ने बिना देर किए हिम्मत जुटाई और खिलौनों की कहानियां जानने की कोशिश करने लगा। वह अब एक भयानक खेल में फंस चुका था, जहां हर गलत कदम उसे एक नए खौफ की ओर ले जा सकता था। रोहित ने गहरी सांस ली और चारों ओर देखा। हर खिलौने उसे घूर रहा था और उनके पीछे छिपी आत्माओं की कहानियों को समझना उसके लिए एक चुनौती थी। वह सबसे पहले एक पुराना गुड्डे के पास गया जिसकी आंखों में उदासी थी। यह गुड्डा एक छोटे से झूले पर बैठा था जो धीमे धीमे हिल रहा था। रोहित ने गुड्डे के साथ जाकर उसे ध्यान से देखा और तभी अचानक उसकी आंखों के सामने धुंधली परछाइयां बनने लगी। उसके सामने एक दृश्य प्रकट हुआ। एक बच्चा जिसे इस हवेली के
पिछले मालिक ने उपहार के रूप में यह गुड्डा दिया था। उस बच्चे का नाम आकाश था और वह इस गुड्डे के साथ हमेशा खेला करता था। लेकिन एक दिन हवेली में एक भयानक हादसा हुआ। एक आग लगने की वजह से आकाश की जान चली गई और उसकी आत्मा इस गुड्डे में फंस गई। रोहित ने देखा कि कैसे आकाश मदद करने के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन पाया। तभी दृश्य गायब हो गया और रोहित को एहसास हुआ कि यह गुड्डा आकाश की आत्मा का प्रतीक है। मुझे आकाश की आत्मा को मुक्त करना होगा, उसने मन ही मन सोचा। वह जानता था कि उसे कोई ऐसा तरीका खोजना होगा जिससे वह उस आत्मा को शांति दे सके। वह अगले खिलौने की ओर बढ़ा, जो एक पुराना लकड़ी की घोड़ी थी। जैसे ही उसने उस घोड़ी को छुआ, फिर से उसकी आंखों के सामने एक नया दृश्य उभर गया। यह दृश्य एक महिला का था जो इस हवेली की नौकरानी थी। उसका नाम रमा था और वह हमेशा इस घोड़ी के साथ खेला करती। रमा के दिल में बहुत दर्द छिपा हुआ था। उसे हवेली के मालिकों ने बुरी तरह से प्रताड़ित किया था और उसकी आत्मा भी इस घोड़ी में कैद थी। रमा की आत्मा घोड़ी के साथ बंधी थी क्योंकि उसके आखिरी दिनों में यही एक चीज थी जिसे वह अपना मानती थी। रोहित को अब समझ में आ रहा था कि इन आत्माओं को मुक्त करने के लिए उसे उनके पुराने जुड़ाव और दर्द को समझना होगा। लेकिन सवाल यह था कि वह कैसे उनकी मुक्ति की प्रक्रिया को पूरा करे। तभी उस छोटे बच्चे जैसे खिलौने की आवाज़ फिर से आई। उनकी कहानियों को जानना ही काफ़ी नहीं रोहित, तुम्हें उनका दर्द महसूस करना होगा और उन्हें वह चीज़ देनी होगी जिसे वे पाने के लिए तड़प रहे हैं। रोहित अब भी परेशान हो गया था। वह सोचने लगा कि वह क्या कर सकता है। तभी अचानक नजर एक पुराने आईने पर पड़ी जिसमें उसकी परछाई के साथ साथ उन आत्माओं की भी झलक दिखाई दे रही थी। वह समझ गया कि उसे इन आत्माओं से संवाद करना होगा और उनके अधूरे कामों को पूरा करना होगा। आकाश की आत्मा के लिए वह जानता था कि आग ने उसे बंद कर दिया था और उसकी मुक्ति के लिए उसे उस समय की भयावहता से आज़ादी दिलानी होगी। वह उस झूले के पास बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर दी। उसने आकाश की आवाज़ सुनने की कोशिश की और उसे सांत्वना देने लगा। आकाश, अब सब ठीक है, अब कोई डर नहीं है, तुम्हारा गुड्डा तुम्हारे साथ है, तुम आज़ाद हो सकते हो। आकाश की आत्मा धीरे धीरे गुड्डे से अलग होने लगी और रोहित ने देखा कि
हल्की रोशनी में बंद कर गायब हो गया। उसकी पहली जीत थी, लेकिन रास्ता भी लंबा था। अब रमा की बारी थी। रोहित ने घोड़ी को सहलाया और महसूस किया कि रमा की आत्मा उस घोड़ी में बंधी थी, क्योंकि वह कभी इस घर से भाग नहीं पाई थी। उसने रमा से कहा, तुमने बहुत कष्ट सहा है, लेकिन अब तुम आजाद हो सकती हो। कोई तुम्हें अब नहीं रोक सकता। एक पल के लिए रोहित को लगा कि घोड़ी हिली और फिर अचानक हवेली की खिड़कियों से हल्की सी हवा आई। रमा की आत्मा भी मुक्त हो गई और घोड़ी वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ गई। लेकिन रोहित जानता था कि यह अंत नहीं था। हवेली में और भी खिलौने थे और हर खिलौने के पीछे एक आत्मा थी। उसे हर आत्मा की कहानी को समझना होगा और उन्हें शांति दिलानी होगी, तभी इस भयानक जगह से बाहर निकलने में मदद होगी। रोहित अब तैयार था। रोहित ने आत्माओं की शांति का रास्ता समझ लिया था, लेकिन वह जानता था कि हर आत्मा की मुक्ति उतनी आसान नहीं होगी। हवेली के हॉल में और भी खिलौने पड़े थे जो किसी न किसी आत्मा से जुड़े थे। उसकी नज़र एक कोने में रखे पुराने झरती स्कर्स के खिलौने पर पड़ी, जिसमें छोटे जोकर, घोड़े और झूलों की मूर्तियाँ थी। यह खिलौने बाकियों से अलग था। इसमें कुछ ज़्यादा ही अजीब ऊर्जा महसूस हो रही थी, मानो इसके अंदर बहुत बड़ा दर्द छिपा हो। रोहित जैसे ही उस खिलौने के पास गया, चारों ओर अचानक एक ठंडी हवा चलने लगी और खिड़कियों के शीशे झनझनाने उठे। उसकी आंखों के सामने फिर से एक नया दृश्य उभर गया। इस बार यह दृश्य एक पुराने स्कर्स का था। स्कर्स का नाम मालिक राजू एक युवा जोकर था जो अपनी कला से सबका दिल जीत लेता था। लेकिन एक दिन स्कर्स में एक हादसा हुआ। एक झूला टूट गया और कई दृश्य घायल हो गए। राजू को इस घटना का दोषी ठहराया गया और उसे स्कर्स से निकाल दिया गया। उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई और वह निराश में डूबा हुआ था। राजू ने अपने खिलौने या सर्कस का सेट अपने साथ रखा और आखिरी दिनों में अकेलेपन में इन्हीं खिलौने के साथ अपना जीवन गुजारा। उसकी आत्मा इस खिलौने में बस गई थी। उसकी दुख भरी कहानी इस सर्कस के सेट में कैद हो गई थी। रोहित ने गहरी सांस ली और सर्कस के खिलौने को उठाया। राजू, तुमने बहुत कष्ट झेले हैं, लेकिन तुम इसे नहीं ले सकते, इसलिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उसने कहा, तुमने अपना काम पूरे दिल से किया था और अब तुम्हारा दर्द खत्म होने वाला। तभी हॉल में पड़ी सर्कस की मूर्तियां जीवित हो गई। छोटे जोकर और घोड़े अचानक घूमने लगे और रोहित को लगा मानो एक सर्कस शुरू हो गया हो। रोहित ने अपनी आंखें बंद कर ली और राजू की आत्मा को माफ करने का संकल्प दिया। धीरे धीरे वह सर्कस का दृश्य फीका पड़ने लगा और हॉल में शांति छा गई।
राजू की आत्मा भी मुक्ति हो गई। रोहित की हिम्मत बढ़ चुकी थी, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, हॉल का वातावरण और ज्यादा भयानक हो गया। एक बड़ा काले कपड़े पहनने कठपुतली का आकार उसके सामने आ गया। इस कठपुतली के चारों ओर अजीब सी धुंध फैली हुई थी और यह बाकी खिलौने से बहुत अलग दिख रही थी। रोहित को तुरंत समझ में आ गया कि यह आत्मा बाकी सभी से ज्यादा खतरनाक और शक्तिशाली थी। उसने कठपुतली को ध्यान से देखा और एक नई कहानी उसकी आंखों के सामने उभर आई। यह आत्मा खुद हवेली की मालिक की थी। उसका नाम था वीरेंद्र सिंह, जिसने इस हवेली को बहुत ही बेरहमी और अत्याचार से चलाया था। उसने अपने नौकरों और कर्मचारियों पर जुल्म किए थे और उन पर अपना आतंक फैलाया था। उसकी मृत्यु भी बेहद रहस्यमयी थी और उसकी आत्मा उस कठपुतली में बंधी हुई थी, क्योंकि वह अब भी इस घर पर शासन करना चाहता था। तुमने बहुत गलतियां की हैं वीरेंद्र सिंह, रोहित ने कठपुतली से कहा। तुमने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया और लोगों को कष्ट दिया। अब तुम्हारा समय हो चुका है, लेकिन वीरेंद्र सिंह की आत्मा इतनी आसानी से मुक्त होने वाली नहीं थी। कठपुतली की डोरें खुद ब खुद हिलने लगी और हवेली में एक जोरदार गड़गड़ाहट शुरू हो गया। रोहित को लगा कि वीरेन की आत्मा उसे रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। तुम्हें अब इस दुनिया को छोड़कर जाना होगा, रोहित ने जोर से चिल्लाया। तभी कठपुतली की आंखों से काले धुएं का बादल निकला, जो हवेली के चारों ओर फैलने लगा। रोहित ने महसूस किया कि यह वीरेन की नकारात्मक ऊर्जा थी, जो हवेली से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे हवेली की दीवारें हिलने लगी और रोहित ने देखा कि वह काला धुआं हवेली के बाहर जाकर हवा से घुल गया। हवेली फिर से शांत हो गई और रोहित ने सामने एक नया दृश्य प्रकट हुआ। वह सारे खिलौने अब शांत थे और उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था। वह जानते थे कि उसकी यात्रा हो चुकी थी। उसने सभी आत्माओं को मुक्त कर दिया था और अब हवेली भी मुक्त हो गई थी। दरवाजे खुलने और रोहित ने बाहर कदम रखा। जैसे ही वह बाहर निकला, उसने देखा कि हवेली गायब हो चुकी थी और वहां सिर्फ एक खाली मैदान था। सो गाइस, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, कहानी होती है यहीं पे दी एंड। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, जैसे कि मेरी कोई भी वीडियो आएगी तो सबसे पहले आप पे नोटिफिकेशन जाएगी। तो तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।